पहला तो पढ़ना है हमें पोजीशन वेक्टर। भाई पोजीशन वेक्टर क्या होता है? देखिए एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो कि आपकी मम्मी ने आपको बोला है कि जाओ बाहर जाओ और 1 किलो दाल लेके आओ, आधा किलो आलू लेके आओ, पौना किलो ये लेके आओ। 3 चीजें बोल दी है। अब भारतीय माँ तो भारतीय माँ होती है। आप निकल गए, 2-5 मिनट हो गई, फिर फोन आया, बेटा कहाँ तक पहुँचा है, मेरे को नींबू भी मंगाने थे। होता है ना, भारतीय माँ है भाई। तो अब मम्मी पूछ रही कहाँ तक पहुँचे, बोलो बस यहीं तक। अरे भाई कहाँ तक? आप बोलोगे यहीं तक, लेकिन कहाँ तक समझ आएगा नहीं। आपने क्या बोल दिया कि भाई कोई चुन्नू भैया की दुकान है, उसके थोड़ा सा आगे चुन्नू भैया होंगे कोई आपके पहचान वाले। तो इसका मतलब जैसे आपने एक रेफरेंस बताया, आपने क्या बता दिया, एक रेफरेंस बता दिया कि भाई ये जो भैया है इनके दुकान के थोड़ा सा आगे, तो मम्मी समझ गई कि आप घर से कितना दूर हो। समझ रहे हो? बस यही जरूरी है फिजिक्स के अंदर पोजीशन वेक्टर। भाई पोजीशन वेक्टर क्या करता है? पोजीशन वेक्टर शोज द पोजीशन ऑफ any particle with reference to a point called origin। भाई इसका मतलब पोजीशन वेक्टर को हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट से दिखाया जाता है भाई, और उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? ओरिजिन। ओरिजिन आपको पता है क्या होता है? चलिए भाई देखिए, मैं ये एक्स एक्सिस ले लेता हूँ, ये y एक्सिस ले लेता हूं, एंड सपोज कर लेते कि एक पॉइंट इधर पड़ा है, कोई पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है xy। अब मुझे ये पॉइंट तक जाना है, तो क्या तरीका हो सकता है? हो सकता है कि पहले मैं x डिस्टेंस आगे जाऊंगा, फिर मैं y डिस्टेंस ऊपर चला जाऊंगा, है क्या नहीं? और यहां तक पहुंच जाऊंगा। एक ये तरीका हो गया भाई। लेकिन अब मुझे क्या बताना है, ये जो ओरिजिन है इससे डायरेक्ट जाना है। ये जो ओरिजिन है ना, इससे मुझे डायरेक्ट जाना है, तो क्या मैं एक ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं? और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से, एंड स्मॉल r इज नथिंग बट द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर भाई इसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। भाई तो आपको ये बता देगा कि ओरिजिन से r कितना दूर है। ओरिजिन से r कितना दूर है कौन बताता है? वो पोजीशन वेक्टर। इसको क्यों, ये क्यों जरूरी है भाई? एक्चुअली इट shows the position of any particle in space। भाई स्पेस का मतलब जब कोई खाली जगह है। भाई जैसे मान लीजिए मैं इस समय यहाँ पे खड़ा हूँ, अब मुझे बताना है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। मैं आपको बोलूंगा भाई यहाँ खड़ा हूँ। भाई यहाँ कहाँ? भाई यहाँ। अरे यहाँ कहाँ? कोई डिस्क्रिप्शन तो होना चाहिए ना। सो मैंने क्या बोल दिया कि भाई एक दीवार है, मेरे सामने एक दीवार है जिससे अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर दूर में खड़ा हूँ, तो एक अंदाजा आ जाएगा आपको कि अच्छा कि मुझसे 10 मीटर की दूरी पे एक दीवार है। यानी कि हम किसी भी पॉइंट को ओरिजिन ले सकते हैं। ओरिजिन का सिलेक्शन हम पे डिपेंड है। ओरिजिन का सिलेक्शन हम पे डिपेंड है। मैंने बोल दिया कि सामने वाली दीवार मुझसे 10 मीटर की दूरी पे है, इसका मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। ठीक है, खाली समझाने के लिए बोल रहा हूं। अच्छा अब मुझे अगर ये वेक्टर r देना, अब मुझे वेक्टर r बताना हो, लिख के बताना, कैसे बताऊंगा भाई? वो तो हमने सीखा था ना। देखो ये इसका x कंपोनेंट, ये इसका y कंपोनेंट, तो x कंपोनेंट जो भी होगा मैं बोल दूंगा x i कैप, और अगर ये y है तो ये भी y आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट x, तो यहाँ पे x, यहाँ पे y, तो इधर क्या हो जाएगा y j कैप। सो मैं बोल दूंगा वेक्टर r इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप। अब देखो बच्चों, जब भी किसी भी पॉइंट का अगर मुझे पोजीशन दिखानी है वेक्टर के तरीके से, तो क्या मैं इस तरीके से दिखा सकता हूं? बिल्कुल। अब अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करनी हो, मैग्नीट्यूड का मतलब डिस्टेंस, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, वो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड। तो भाई वो तो आपको पता है, कैसे निकाला जाएगा? x² + y²। भाई आपने देखा है ना, ये 90 डिग्री हो गया।
अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे पैरेललोग्राम मेथड यूज कर सकता हूं, ठीक है। सो 90 डिग्री, तो फॉर्मूला हमने क्या सीखी थी, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा कितना है भाई, वही तो हो गया ना। देखो एक ये वेक्टर ले लिया, एक ये वेक्टर, ये इसके हमने क्या किया, अलग अलग कंपोनेंट ले लिए। देखो एक्चुअली बाकी सारी चीजें वैसी रहेगी जो पहले थी, बस खाली नाम दे दिया पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन दिखाने के लिए और उसको जनरली r से लिखा जाए, बस इतना ही फर्क है। बाकी सारी कहानी पहले जैसी, कोई नवा नहीं है। अच्छा भाई cos 90 कितना होता है, cos 90 0, तो ये कट गया, क्या बचा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। भाई ये तो हमने पहले भी देखा था, ऑर्थोगोनल डायरेक्शन देखा था हमने, याद है कुछ, ऑर्थोगोनल। सो ये हो गया वेक्टर, ये इसका मैग्नीट्यूड। अब भाई मुझे तो इसको रिप्रेजेंट करना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज। भाई ठीक है, इसमें इस टाइप से आ गया, लेकिन ये तो इसके कंपोनेंट है, ये तो कार्टेशियन फॉर्म है। ये क्या है, ये कार्टेशियन फॉर्म है। लेकिन अगर मुझे इसको नॉर्मल फॉर्म में दिखाना है, आपको पता है कोई भी वेक्टर को नॉर्मल फॉर्म में कैसे दिखाया जाता है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसकी डायरेक्शन। सो डायरेक्शन के लिए हम क्या लेते हैं, यूनिट वेक्टर लेते हैं, याद है कुछ। तो अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना तो कैसे निकालूंगा भाई, वेक्टर r अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r। देखा था ना यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। भाई नहीं समझ आया, देखो वेक्टर इज इक्वल टू, कोई भी वेक्टर के पास क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। अब मुझे डायरेक्शन चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इसको मैं नीचे लेके आ गया। सो r अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। सो भाई ये क्या है, वेक्टर कितना है, x i कैप प्लस y j कैप अपॉन उसके मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितनी है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो भाई अब देखो ये r कैप आ गया, ये डायरेक्शन आ गई। अब मुझे फाइनली उसका दिखाना है क्या, वेक्टर। तो ये हो गया आपका कार्टेशियन फॉर्म, ये हो गई उसकी मैग्नीट्यूड, एंड ये हो गया उसका यूनिट वेक्टर, मतलब उसका डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है वो दिखाने का। बस सारी कहानी पहले जैसी है, सिर्फ नवा क्या हुआ भाई, ये नाम आ गया। अब भाई इसको है ना कभी बार इस टाइप से भी बोलते हैं, जैसे कि मान लो ये O है और इसको मैं P पे है, तो भाई इसके बदले मैं क्या बोल सकता हूँ, वेक्टर OP। ये O है, ये P है, तो इसका नाम हम क्या बोल देंगे, वेक्टर OP। बस बाकी कहानी सब कुछ सेम ही रहेगी। ठीक है भाई, समझ आया यहाँ तक। चलो कुछ क्वेश्चन करें इसके। हाँ भाई चलो स्क्रीनशॉट ले चलो बच्चा फटाफट। यहाँ पे y, चलो बच्चा तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर रिजल्टेंट मतलब पोजीशन वेक्टर हुआ ना इसका मतलब भाई तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है P 2 2 2 1 नहीं सॉरी 1 2, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं आपको -2 2, इधर एक पॉइंट दिया हुआ है आपको R जिसके कोऑर्डिनेट्स से 4 1। ठीक है, आपको क्या बोला हुआ है, राइट RP वेक्टर RQ वेक्टर RR। एक काम करते इसको S ले लेते हैं। ओके भाई, मतलब पोजीशन वेक्टर बताने हैं, किस किस के पोजीशन वेक्टर, P के, Q के और R के, साथ ही साथ एंड R कैप RP R कैप RQ कैप एंड RS कैप, मतलब इन तीनों के यूनिट वेक्टर। पहले तो आपको वेक्टर बताना है और फिर क्या बताना है, उन तीनों की डायरेक्शन। तो भाई बहुत आसान है, देखिए वेक्टर RP, भाई ये इस टाइप से हो जाएगा, ये इसको मैं RP बोलूंगा। अब इसके दो कंपोनेंट, एक इधर, यहाँ पे कंपोनेंट आएगा, ये कितना बन जाएगा 1 I कैप, इधर कंपोनेंट जाएगा, ये कितना बन जाएगा 2
जे कैप। भाई x 1 है यानी कि ये 1 हो गया, y 2 है मतलब ये 2 हो गया, सिंपल सी बात है। सो मैं क्या बोल दूंगा i कैप प्लस 2 जे कैप, ठीक है। नेक्स्ट RQ, RQ में क्या है माइनस 2 इधर आ जाएगा मतलब -2 i कैप प्लस इधर क्या है 2, तो ये हो गया 2 जे कैप। अरे भाई उसके कोऑर्डिनेट्स ही तो उसके कंपोनेंट्स बना देंगे, ये -2 है इसका मतलब ये 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। सो ये 2 मतलब i कैप में माइनस डायरेक्शन में, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इजीएस्ट थिंग है ये, बहुत ही इजीएस्ट थिंग। RS इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, एक x कंपोनेंट 4i कैप, भाई एक इसका कंपोनेंट इधर जाएगा पॉजिटिव x और एक कंपोनेंट कहाँ आएगा माइनस j कैप। भाई ये कितना है, ये 1 है और नेगेटिव y डायरेक्शन में, तो नेगेटिव y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा माइनस j कैप, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर की बारी आ गई। भाई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर rp अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ rp। वेक्टर rp क्या है, वेक्टर rp i कैप प्लस 2 j कैप। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते भाई, रूट ऑफ इस i कैप के आगे क्या है, कुछ भी नहीं मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। भाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वैसे निकालते ना मैग्नीट्यूड हम लोग, तो ये x हो गया ये y हो गया, x के आगे यहाँ पे कोई नंबर नहीं है मतलब 1। सो भाई ये क्या हो गया i कैप प्लस 2 j कैप अपॉन 1 का स्क्वायर 1 5, ये आ जाएगा √5। लीजिए ये क्या बन गया rp कैप। सिमिलरली rq कैप, भाई rq का डायरेक्शन कैसे दिया जाएगा, वेक्टर rq अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ rq। वेक्टर rq कितना है -2i कैप प्लस 2 j कैप अपॉन रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो -2i कैप प्लस 2 j कैप अपॉन 4 प्लस 4 8 √8, ये आ गया rq कैप। सिमिलरली rs कैप, भाई rs का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला वेक्टर rs अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ rs। भाई कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी चीजें वही की वही है, हमने यही सब तो देखा था, मैग्नीट्यूड है, यूनिट वेक्टर है, कंपोनेंट्स है, वही का वही है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। तो भाई rs वेक्टर कितना लिया था हमने 4i कैप माइनस j कैप, 4i कैप माइनस j कैप अपॉन रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। भाई आप -1 का भी स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर तो हमेशा प्लस हो जाने वाला है, इसलिए माइनस की कोई टेंशन ही नहीं है। सो ये क्या हो गया 4i कैप माइनस j कैप अपॉन 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 √17, ठीक है भाई। इस तरीके से हम किसी भी पोजीशन वेक्टर को ढूंढ सकते हैं और उसकी डायरेक्शन ढूंढ सकते हैं। समझ आया बच्चा लोग? ओके, अब बच्चा लोग सपोज करो कि मेरे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट P और दूसरा है पॉइंट Q। यहां मैं ले लेता हूं मेरा ओरिजिन, तो यहां से यहां तक चलिए R1 बोल देते हैं एंड यहां से यहां तक हम R2 बोल देते हैं। अच्छा बच्चा लोग, हमने एक चीज सीखी थी, अगर एक वेक्टर इस टाइप से है और एक वेक्टर इस टाइप से है और हम अगर यहां ड्रॉ करते थे तो ये मुझे रिजल्टेंट मिलता था। If two vectors are joined from head to tail and are in same order, then the third side of the triangle gives us the resultant vector। ये सीखा था हमने। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, मतलब अगर मैं हेड को टेल से मिलाऊं, भाई हम अभी तक क्या करते थे, टेल से हेड को मिलाते थे, लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं, तो मैं इसको बोल दूं वेक्टर A, इसको बोल दूं वेक्टर B, तो ये क्या बन जाएगा, इसको आप बोलिए रिजल्टेंट वेक्टर। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये अब क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा A माइनस B। कैसे, देखो आप ऐसा मान लो कि एक वेक्टर ये आ रहा है और एक वेक्टर ये जा रहा है। भाई हमने क्या कर दिया, देखो जरा वापस ध्यान से सुनो, चलो मैं इसको ले लेता हूं,
भाई एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो इसका टेल इसके हेड से मिल रहा है। भाई ट्रायंगल मेथड क्या बोलता है, एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को टच कराओ, तो ये वेक्टर के हेड से ये वेक्टर के टेल को मिला दिया, ठीक है। इसको तो हमको डिराइव करना है, तो भाई क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ वेक्टर बी प्लस रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर है। भाई वही तो हो गया ना, देखो एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल, एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल, इसको ज्वाइन करो तो रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब ट्रायंगल की थर्ड साइड इन ऑपोजिट ऑर्डर। सो ये ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी और ये ऑपोजिट ऑर्डर होगा। पहले ये यूं चल रहे थे, अब ये डायरेक्टली यूं चल रहे हैं। तो भाई इस केस में देखो, इस केस में भी यूं ही हो रहा है, ये यूं जा रहे थे, अब हमने उल्टा चल लिया। इसका मतलब अब इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या मैं ये बोल सकता हूं, पहले यूं गए फिर यूं आए, हेड को टेल से मिलाया, तो अब तीसरा वेक्टर कहां चला गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वेक्टर r इज इक्वल टू a माइनस b, a माइनस b हो गया। अब भाई इसको मैं यूं घुमा दूं, मैं क्या कर रहा हूं अब मैं इसको यूं घुमा दूंगा। एक काम करते चलो, दूसरा तरीका देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ भाई, जैसे कि ये है ना पॉइंट पी क्यू। हमने क्या किया, एक वेक्टर यहाँ से ले लिया, एक वेक्टर यहाँ से ले लिया, और अब हम एक वेक्टर ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब देखो जरा, इसका हेड इसके टेल से मिल रहा है, इसका हेड इसके टेल से मिल रहा है, तो ये ट्रायंगल की थर्ड साइड हो जाएगी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, चलो मैं इसको बोल देता हूं अभी के लिए रिजल्टेंट, अभी के लिए क्या बोल देता हूं, रिजल्टेंट बोल देता हूं आर। चलो एक काम करते हैं, पीओ बोल देता हूं, ठीक है, सबसे बेस्ट वेक्टर पीओ, अच्छा पी क्यू है, सॉरी वेक्टर पी क्यू। तो बच्चा लोग मैं अभी क्या बोल सकता हूं कि देखो एक वेक्टर यूं जा रहा है, उसके हेड से उसका टेल कनेक्टेड है, तो ये रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल मेथड ये क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट। सो r2 इज इक्वल टू r1 प्लस pq हो जाएगा, वेक्टर r2 इज इक्वल टू pq प्लस वेक्टर r2। मैं r1 को यहां ले आता हूं, सो r2 माइनस r1 इज इक्वल टू वेक्टर pq हो जाएगा। अब बच्चा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का बीच में डिस्टेंस। भाई सपोज करो कि एक चिड़िया है जो यहाँ पहले उड़ रही थी, वो उड़ते उड़ते इधर आ गई, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, डिस्प्लेसमेंट बोल दूंगा। क्या बोल देंगे हम इसको, डिस्प्लेसमेंट। सो एक्चुअली हमने क्या फाइंड कर लिया, डिस्प्लेसमेंट। एंड देखो वेक्टर है, इसीलिए ये जो वेक्टर है बच्चा लोग ये बन जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, भाई द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। एंड अगर हमें डिस्प्लेसमेंट ढूंढना होता है तो हम कैसे ढूंढते हैं, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो यहां भी वही हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहां से कहां जा रहा है, यूं जा रहा है। सो बाद वाला वेक्टर माइनस पहले वाला वेक्टर, देखो r2 माइनस r1, बाद वाला वेक्टर माइनस पहले वाला वेक्टर। भाई इसका मतलब अगर मुझे कभी भी किसी दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो मैं उसके पोजीशन वेक्टर की मदद से ढूंढ सकता हूं। ये क्या रिलेशन दे रहा है, ये रिलेशन दे रहा है अगर किसी दो पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ढूंढना हो तो मैं उनके पोजीशन वेक्टर से ढूंढ सकता हूं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को यहां से यहां ले लूं, भाई जैसे कि भाई जैसे कि मान लो अगेन पॉइंट P, अगेन पॉइंट Q, ये पोजीशन वेक्टर r1, ये पोजीशन वेक्टर r2। भाई अब की बार मुझे डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां ढूंढना है, तो हमने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ बोलोगे QP बोलो एक ही बात है, इज इक्वल टू बाद वाला वेक्टर माइनस पहले वाला वेक्टर। बाद में कौन सा है, r1, सो r1 माइनस r2, वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2। इसको कैसे हमने निकाला, ट्रायंगल मेथड से। भाई देखो जरा फिर से यहां देखो,
ये एक वेक्टर जिसके हेड से दूसरा टेल कनेक्टेड है, ये एक वेक्टर जिसके हेड से दूसरा टेल कनेक्टेड है और ये सेम ऑर्डर में जा रहा है, तो हमने क्या कर दिया, एक ऑपोजिट ऑर्डर में ले लिया, तो एक्चुअली ये रिजल्टेंट बन गया। सो r1 इज इक्वल टू वेक्टर pq प्लस r2, भाई यही होगा ना, और ये r2 को इधर ले आओ तो r1 माइनस r2 बन जाएगा। तो आपको क्या रखना है डिस्प्लेसमेंट के लिए, भाई आप जहां जा रहे हो बाद वाला फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फिनिश। समझ आया बच्चा लोग, यहां तक कॉन्सेप्ट समझ आया? पोजीशन वेक्टर से कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालना, देखो अगर आपको ये सब कंफ्यूजिंग लग रहा है आप सब भूल जाओ, आप सिर्फ इतना याद रखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते समय इतना ध्यान रखना है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल। अब आप डिपेंड करेगा आप जा कहां से कहां तक रहे हो, भाई अगर आप P से Q जा रहे हो तो बाद वाला माइनस पहले वाला, अगर आप Q से P आ रहे हो तो बाद वाला माइनस पहले वाला, इतना याद रखो, बाद वाला फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है भाई, ओके। एक और चीज, पोजीशन वेक्टर, ये इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब भाई कई बार देखो इसको हम क्या नाम देते हैं, चलिए O। भाई क्या मैं R1 को वेक्टर OP बोल सकता हूं, R1 को वेक्टर OP, सिमिलरली R2 को वेक्टर OQ बोल देता हूं। सो जरा यहां देखना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ इज इक्वल टू R1 कितना है, OP माइनस OQ। कुछ रिलेशन देखा आपने, PQ इज इक्वल टू OP माइनस OQ। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, तो मैं देखिए QP कर दूंगा, जैसे कि ये, एक मिनट, ठीक है भाई, देखो हम क्या कर रहे हैं, QP का मतलब ये हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, भाई हम जहां जा रहे हैं वो पहले लिखा जाएगा, ठीक है। सो इसको हम क्या बोल देंगे, OQ माइनस OP, बिकॉज Q का पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से है, ओरिजिन को हम लेते हैं O, तो OQ माइनस OP। सिमिलरली अगर मुझे कोई पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है RS, तो उसके लिए हम क्या बोल देंगे, OR माइनस OS। भाई इस तरीके से भी कई बार एग्जाम में चीजें लिखी जाती है, तो OR माइनस OS। R मतलब मैं जहां पे जा रहा हूं, S मतलब जहां से आ रहा हूं, फाइनल इनिशियल, देखो यहां भी वही तो है, PQ, एक मिनट सॉरी, हाँ राइट, सॉरी इनिशियल फाइनल। जब हम इसको वेक्टर लिखेंगे तो वेक्टर कैसे लिखेंगे, इनिशियल फाइनल, जहां से शुरू कर रहे हैं, शुरू कहां से कर रहे हैं, P से, तो P खत्म कहां पे कर रहे हैं, Q पे, तो PQ। ठीक है भाई, इतना कंफ्यूजन मत करो, आपको खाली इतना रखना है, बाद वाला माइनस इनिशियल वाला, खत्म। बाद में कहां पे जा रहे हो, इधर जा रहे हो, शुरू कहां से कर रहे हो, इधर से कर रहे हो, फिनिश। ओके चलिए, मैं वो मार कर भाई अभी कॉन्सेप्ट देखो, एक कॉन्सेप्ट और है, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लेके एक और कॉन्सेप्ट। भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। तो भाई आपके ऑप्शन नंबर ए, पोजीशन वेक्टर, बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सी बोथ एंड डी नन। भाई क्या दोनों डिपेंड है या दोनों इंडिपेंडेंट है या नन? नन मतलब दोनों डिपेंडेंट है, क्या है, दोनों डिपेंडेंट है कि अनडिपेंडेंट? देखिए चलिए देखिए हम लोग, भाई सपोज करो मैं ये x y एंड ओरिजिन ले लिया,
एक वेक्टर यहां पे ले लिया P, एक सॉरी पॉइंट ले लिया P और एक पॉइंट ले लिया Q। यहां का पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं R1 और यहां का पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं R2। तो भाई यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1। भाई बाद वाला माइनस पहले वाला, यही हमने सीखा था। अब भाई मैं क्या करता हूं, मैं एक दूसरा ओरिजिन सेट कर देता हूं। मैंने एक ओरिजिन सेट ये कर दिया, ठीक है, ये कैपिटल एक्स, मतलब अब मैंने कोई दूसरे पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट लिया। पहले ये वाला पॉइंट मेरा रेफरेंस पॉइंट था, अब मैंने इसको ले लिया रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन। अब यहां से P तक का पोजीशन वेक्टर, चलो बोलता हूं कैपिटल R, या चलो एक काम करते हैं R1 डैश बोल देते हैं, और एक मैं ले लेता हूं Q तक का पोजीशन वेक्टर, जिसको चलो R2 डैश। अब बच्चा देखो, जरा ये ध्यान से देखो, क्या OP में कुछ चेंज आया? भाई पहले चलो मैं इसको O डैश बोल देता हूं, ठीक है। OP कितना था R1 और O डैश P कितना है R1 डैश। क्या कुछ चेंज हुआ? यस भाई, सीधी सी बात है ना बेटा, आज इसका डिस्टेंस, भाई हमने क्या बोला था, ओरिजिन से ये लेंथ जितनी होगी, मैग्नीट्यूड जितना होगा वेक्टर का, वो क्या बताता है, लेंथ बताता है। किसकी लेंथ? पॉइंट P और ओरिजिन के बीच की लेंथ, ये तो पोजीशन वेक्टर होता था। सो R1 की लेंथ कुछ और होगी और R1 डैश की लेंथ कुछ और होगी। इसका मतलब भाई मैंने एक पॉइंट अगर चेंज कर दिया, रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दिया, सो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, सपोज करो भाई मेरे बाजू में एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी है, मान लो यार क्या जाता है ठीक है, चलो भाई छोड़ दो, वो कोई आदमी खड़ा है और उसके और मेरे बीच का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एक कोई आदमी खड़ा है, इमेजिन कर लो, मस्त खूबसूरत सा ऋतिक रोशन खड़ा होगा, तो भाई उसकी और मेरे बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर। अब मैंने मेरे सामने वाली वॉल ली, मेरे सामने वाली वॉल से हमारा डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है और उसका भी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या किया, वो दीवार को छोड़ के ये वाली दीवार ले ली जो मेरे काफी क्लोज है, तो वहां से हम मेरी पोजीशन, मेरा डिस्टेंस कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर। यहां से कितना था, 10 था, और अब कितना हो गया, 5 हो गया। भाई सीधी सी बात है, अगर मैं पॉइंट को आगे पीछे करूंगा, कोई नवा पॉइंट लूंगा रेफरेंस के लिए, तो डिस्टेंस तो चेंज होना ही होना है। इसका मतलब भाई पोजीशन वेक्टर तो डिपेंडेंट है, हमको पूछा क्या है, कौन सा, इंडिपेंडेंट है, लेकिन पोजीशन वेक्टर कैसा हो गया, डिपेंडेंट हो गया। अगर आप ओरिजिन को चेंज करेंगे, अगर आप रेफरेंस को चेंज करेंगे, तो पोजीशन वेक्टर बदल जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? अच्छा मैं वापस वो एग्जांपल पे आता हूं। भाई दीवार इधर थी, 10 सेंटीमीटर था, ये दीवार ले ली तो 5 सेंटीमीटर हो गया। भाई जब मैंने ये दीवार को रेफरेंस पॉइंट लिया, उस समय अगर मेरे बाजू में कोई खड़ा है तो उसका और मेरा डिस्टेंस चेंज होगा। भाई दीवार से मेरा डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, दीवार से उसका डिस्टेंस शायद 3 सेंटीमीटर, तो उसके और मेरे बीच में कितना, 2 का 2 था ना। भाई जब मैंने रेफरेंस पॉइंट सामने लिया तो भी हम दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, जब मैंने रेफरेंस पॉइंट इधर ले लिया तब भी हम दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो ओरिजिन पे फर्क नहीं पड़ता। भाई आप खुद देख लो ना, आप यहाँ पे खुद देख लो। भाई पहले आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना था, इतना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पहले कितना था, ये। अब मैं ओरिजिन को उठा के दूसरी जगह पे ले आया तो उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, फिर से वही का वही ना। क्या उसकी लेंथ में कुछ चेंज आया, नहीं आया। इसका मतलब भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो ओरिजिन पे डिपेंडेंट नहीं होता। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, whereas पोजीशन वेक्टर इज डिपेंडेंट। समझ आया भाई? कॉन्सेप्ट छोटा है लेकिन ये बहुत सारी जगह पे होता ही है। भाई दोनों को क्लियर है बेटा? श्योर? ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आज की समाप्ति करते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, या लिख लो, नोट करके कहीं पे लिख लो कि भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट पोजीशन वेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन ओरिजिन, कहीं पे लिख लो। ठीक है,
तो भाई क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है जो -1 2 से 2 3 पे जा रहा है। चलो मैं इसको बोल देता हूं -1 2, इसको बोल देता हूं 2 3। यहां से यहां तक जा रहा है, मतलब ये मेरा हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो कि मुझे ढूंढना है। अच्छा भाई मैं ये ले लेता हूं ओरिजिन। अब ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस ये कितना हो गया r1, ओरिजिन से यहां तक का पोजीशन वेक्टर कितना हो गया r2। ओके अब जरा देखिए भाई हमने क्या बोला था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखना, मैं इसको p बोल दूं इसको q बोल दूं। सो हम क्या बोलते थे pq इज इक्वल टू बाद वाला माइनस पहले वाला। अब भाई यहाँ पे r2 कितना है, क्या मैं इसको डायरेक्टली देख के बोल सकता हूं 2i कैप प्लस 3j कैप। भाई वही तो होता है। आज अगर आप यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस ले लेंगे तो भाई ये क्या कर देगा, इसका कंपोनेंट इधर और इसका कंपोनेंट इधर। ये हमने पहले सीखा ना आज ही। सो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस क्या हो जाएगा माइनस i कैप प्लस 2j कैप। इसको सॉल्व कर दो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस माइनस प्लस i कैप माइनस 2j कैप। 2 प्लस 1 3i कैप 3 माइनस 2 1j कैप। सो भाई ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फिनिश। आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ढूंढने को बोला है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। हाँ अगर डिस्प्लेसमेंट ढूंढने को बोला था तो मैं इसका मैग्नीट्यूड कर लेता, सिंपल। अच्छा चलो एक चीज आपने और देखी, सपोज करो मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ढूंढना है। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट जरा देखो भाई, P का मैं पॉइंट लेता हूँ xy x1 y1 और Q का मैं पॉइंट ले लेता हूँ x2 y2। ठीक है, ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब मुझे डिस्टेंस ढूंढना है। भाई क्या ढूंढना है डिस्टेंस। तो भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे ढूंढा जाता है r2 माइनस r1। r2 के लिए ध्यान से देखना, r2 के लिए मैं क्या बोल सकता हूं, देखो ये मेरा r2 होगा ना और ये मेरा r1 हो जाएगा, यहां से यहां r1। तो r2 के लिए मुझे अगर लिखना तो मैं क्या लिख सकता हूं x2 i कैप प्लस y2 j कैप, इसके कंपोनेंट्स। सिमिलरली r1 के लिए क्या लिख सकता हूं x1 i कैप प्लस y1 j कैप। i माइनस y माइनस x2 माइनस x1 बाहर i कैप प्लस y2 माइनस y1 बाहर j कैप। देखो i माइनस i j माइनस j। ठीक है, i बाहर निकाल दिया x2 माइनस x1, j बाहर निकाल दिया y2 माइनस y। ये क्या मिल गया मुझे पोजीशन वेक्टर। देखो आपके सामने ही है, समझ आ रहा है। अरे मैंने फॉर्मूला बाद में कराई बिकॉज़ आप चाहो तो डायरेक्टली भी इस तरीके से कर सकते हो। कभी फॉर्मूला कंफ्यूज हो जाओ वो सर इतना बड़ा फॉर्मूला। अब अगर ये 3D में आ जाए, अगर ये 3D में आ जाए तो एक छोटा सा चेंज आएगा, क्या प्लस z2 माइनस z1 के कैप, सिर्फ उतना से ऐड आ जाएगा। अच्छा अब मुझे डिस्टेंस भी ढूंढना है। भाई ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मुझे इसका डिस्टेंस ढूंढना है। तो डिस्टेंस मतलब इसका मैग्नीट्यूड। अब अच्छा मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना पड़ता है, रूट ऑफ i कैप वाले का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओहो कहीं देखा लग रहा है, ये कुछ देखा लग रहा है। 10th में सीखा था ना डिस्टेंस फॉर्मूला। अरे भाई वो यहीं से तो मिला था, डिस्टेंस फॉर्मूला यहीं से डिराइव किया गया है। देखो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अगर इसमें 3 डायमेंशन है, अगर इसमें z एक्सिस भी पिक्चर में आता है तो कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे क्या कर देंगे हम z2 माइनस z1 के कैप लगा देंगे, सिर्फ इतना कर देंगे। z2 माइनस z1 यहाँ पे आ जाएगा के, बस। 2 डायमेंशन में है तो x और y, 3 डायमेंशन में है तो साथ में z है। समझ आ रहा है भाई? गेटिंग और नॉट? ओके चलो लिख लो इसको फटाफट।
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पार्टिकल हुज स्पीड इज 50 मीटर पर सेकंड मूव्स अलोंग द लाइन। भाई ये पार्टिकल है वो एक लाइन पे मूव कर रहा है, मूव्स अलोंग द लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। कहां से कहां तक? ए से बी तक। भाई इसके कोऑर्डिनेट 21 दिए हुए हैं, इसके कोऑर्डिनेट 9 और 25 दिए हुए हैं। Find the velocity vector in the form of a I cap plus b j cap। भाई इसमें हमको कुछ ऑप्शंस भी दे रखे हैं। ऑप्शंस हैं 7 I cap plus 24 j cap मीटर पर सेकंड, 2 into 7 I cap plus 24 j cap, 4 into and 5 into 7 I cap plus 24 j cap, 7 I cap plus 24 j cap। ठीक है, अब चलो हमको वेलोसिटी वेक्टर बोला है। देखो वेलोसिटी वेक्टर में क्या आएगा? एक तो उसका मैग्नीट्यूड आएगा और दूसरा क्या आएगा? उसका यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर के पास एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है। तो भाई मैग्नीट्यूड वैल्यू तो हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दी है, देखो whose speed is 50, यानी कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 50 v कैप। मुझे क्या ढूंढना है? सिंपली v कैप। अच्छा भाई v कैप कैसे ढूंढा जाएगा? वेक्टर v अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v। अब भाई v कैसे मिलेगा? v कैसे मिलेगा? हम यहां से यहां तक जा रहे हैं, भाई यहां से यहां तक तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। वेलोसिटी कैसे मिलेगी? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन हमको टाइम भी नहीं दे रखा है यहां पे। तो अब क्या करें बताइए बच्चा लोग, कोई आइडिया? भाई वेलोसिटी वेक्टर के लिए मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। अब डायरेक्शन चाहिए। भाई वेलोसिटी की डायरेक्शन किस डायरेक्शन पे होगी? कौन से डायरेक्शन पे होगी? जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा। जिस डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन पे वेलोसिटी होगी ना। भाई अगर मैं यूं चल के जा रहा हूं तो मेरी वेलोसिटी भी तो इधर ही होगी ना। इसका मतलब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन निकालूं तो मेरे को ऑटोमेटिकली वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी। भाई हमने क्या देखा था, अगर दो चीज पैरेलल है तो उसकी डायरेक्शन सेम रहती है, समझ रहे हो? एंटी पैरेलल में ऑपोजिट रहती है और पैरेलल में सेम डायरेक्शन रहती है। तो भाई अगर वेलोसिटी इधर है तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं वेक्टर d अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर d। डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? बाद वाला माइनस पहले वाला। तो भाई हमने निकालना सीखा था ना, x2 minus x1 i cap plus y2 minus y1 j cap। ऐसे सीखा था ना हमने निकालना। अपॉन क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड मतलब रूट ऑफ x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर। बस आपके पास सारी वैल्यूज अवेलेबल रख दो। x2 कितना है? 9 माइनस 2 i कैप प्लस y2 कितना है? 25 माइनस 1, ये हो गया j कैप अपॉन 9 माइनस 2 का स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 25 माइनस 1 24 का स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 9 माइनस 2 7 i कैप प्लस 25 माइनस 1 24 j कैप। देखो कुछ आइडिया मिलता जुलता, परफेक्ट आंसर नहीं आया, मिलता जुलता है। ओके, नीचे बड़े 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट। जब आप 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो नीचे आंसर आएगा 25। चाहे तो करके देख लेना। 49 प्लस 256 नहीं 24 का क्या होगा? 576 स्क्वायर करेंगे 5 2 6 625 आ गया और 625 का स्क्वायर रूट 25। तो भाई ये क्या मिल गया बच्चा लोग? आपको v कैप मिल गया। क्या मिल गया? v कैप। भाई हमको तो क्या चाहिए? देखो इसको हम यहां पे लिख देता हूं। भाई वेलोसिटी वेक्टर
इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड है 50 और डायरेक्शन हमको मिल गई कितना 7i कैप प्लस 2j कैप अपॉन 25 25 2 जा क्या आंसर है 2 7i कैप प्लस 2 24j कैप। कौन सा ऑप्शन है बी। सो दिस इज आवर राइट आंसर। समझ आ रहा चलो कई बार आपको अगर डायरेक्टली डायरेक्शन नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं उसके पैरेलल कोई ना कोई वेक्टर देख लो बिकॉज जितने भी वेक्टर्स पैरेलल होते हैं उन सभी की डायरेक्शन सेम होती है। तो अगर आपके पास वेलोसिटी वेक्टर नहीं है कोई बात नहीं आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देख लो बिकॉज दोनों पैरेलल होते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही वेलोसिटी का डायरेक्शन है और वही कॉन्सेप्ट हमने यहां यूज किया। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको फटाफट लिख लीजिए।